I got 230 marks in CUET. My domain score is 180. Who are coming from non-history background, this book helps a very lot. CUET के लिए कितना आपको तैयारी करना चाहिए, व्हाट वुड बी द कट ऑफ, व्हाट वुड द इंपॉर्टेंट बुक्स, हियर वी हैव केप्ट बुक्स ऑल ऑल्सो, सो वील ऑल्सो शो यू द बुक्स एंड ऑल कि क्या क्या बुक्स है, क्या क्या चैप्टर। पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूँगा भैया आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। मेरा नाम जैसे कि भैया ने बताया तुषार है। मैं बिलासपुर। भी मज़ा आया होगा। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो वुड बी लिटिल लॉन्गर, ऑलमोस्ट 35-36 मिनट, बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू वुड हैव वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डेफिनेटली आपके कोई भी डाउट अब नहीं बचा। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। टुडे वी हैव टू स्पेशल फ्रेंड्स, तुषार एंड महेश। सो बेसिकली दिस वीडियो विल बी कवरिंग CUET PG हिस्ट्री। तो हम लोग बेसिकली यह बात करेंगे कि आखिर CUET PG 2023 के लिए CUET को कैसे अप्रोच किया जाए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री। एंड तुषार विल बी शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस and Mahesh will be also sharing his own experience. So before going into deep of this video, let me just give an introduction of these people. So chalo Mahesh, please introduce yourself. Thank you Navneet bro for being part of your YouTube channel. My name is Mahesh. I am from Andhra Pradesh. I got 230 marks in CUET. My domain score is 185 and I got 45 in part A. My HCU rank is 23. Great. So Mahesh comes from rural area of Andhra and he been a very hard working student. Finally he come here HCU, one of his dream university. Now we have Tushar from Delhi University. So वो आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन वी विल बी गोइंग डीप कि क्या है CUET के लिए कितना आपको तैयारी करना चाहिए, व्हाट वुड बी द कट ऑफ, व्हाट वुड द इंपॉर्टेंट बुक्स, हियर वी हैव केप्ट बुक्स ऑल ऑल्सो, सो वील ऑल्सो शो यू द बुक्स एंड ऑल कि क्या क्या बुक्स है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए। बोथ दीज पीपल विल शेयर देयर आइडियाज़। तो तुषार प्लीज़ इंट्रोड्यूस टू व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूँगा भैया आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। मेरा नाम जैसे कि भैया ने बताया तुषार है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने अपनी स्नातक अपना ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। और जब मैंने अपना CUET हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर, तो मेरा डोमेन में मार्क्स था 185, मेरा टोटल मार्क्स था 240। और मेरा ओवरऑल रैंक था 35-36 के अराउंड। So before starting and the topics, what we should read, what we should not read, many people are very curious कि what are the scope of HCU, what are the scope of JNU, क्योंकि JNU और HCU में आप लोगों को तो आइडिया होगा because everybody prefers go into JNU. तो बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ लेट्स चलो डिस्कस कि हिस्ट्री में जो मास्टर्स होते हैं व्हेन यू टॉक ऑफ PG हिस्ट्री, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स वेयर वन कैन एक्सप्लोर। मतलब कितने कितने स्कोप में डिवीजन में एडमिशन, जैसे यहाँ पर इन HCU आई थिंक ओनली वन डिपार्टमेंट इज देयर, बट इन JNU आई थिंक डिफरेंट ब्रांचेज, फॉर देयर इज डिफरेंट थिंग्स आर देयर। एंड व्हाट आर द टॉप इंस्टीट्यूशंस इंडिया सो दैट पीपल कैन ऑप्ट फॉर। देखिए, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं। हर फील्ड में अभी अगर आपने न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सोशोलॉजी में भी अंडर 300 रैंक करता है हमारा जो विश्वविद्यालय है, वो हैदराबाद सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय। और भी कई सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट्स एज एवरीवन नोज़ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हिस्ट्री परस्यू करने के लिए। BHU को बहुत बेहतर ऑप्शन है हिस्ट्री परस्यू करने के लिए। और JNU तो इट्स टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, सो एवरीवन नोज़ अबाउट JNU। और हमारा विश्वविद्यालय का जो विभाग है हिस्ट्री का, वो भी भारत में बहुत सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में आता है। बिल्कुल। तो दीज 4-5 इंस्टीट्यूट दैट पीपल शुड आई डेफिनेटली प्रीफर कि यहाँ जाएँ, यहाँ नहीं जाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनका प्रिपरेशन जर्नी। बेसिकली दिस वीडियो विल हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हाट दे पीपल हैव डन टू गेट इनटू HCU, हाउ दे स्कोर 230 to 40 marks, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्कोर दे हैड। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वाइल प्रिपेयरिंग, बिकॉज महेश विल बी शेयरिंग कि व्हाट वर द चैलेंजेस वाइल ही वाज प्रिपेयरिंग। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सी कि व्हाट वाज द कट ऑफ, बिकॉज कट ऑफ इज ऑल्सो वन ऑफ द
concerning thing that people think of कि इतना कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा. We'll talk of cut off, and last we will be talking कि क्या क्या books you must prefer, and we have here list of all books coming from I mean A to Z. So we'll also sharing with hard copy. So let's चलो start with the Mahesh कि from where you started actually, and while preparing yourself, what are the important key factors that people should keep in the mind. These things they should not do. It is very easy कि you go to the YouTube or just Wikipedia page, you read this, you read this, you read this. But while preparing yourself and now you become the successful who came to HCU, what are the challenges that people face or aspirant face? Can you just share your journey in few minutes? First, those who are preparing for CUET, first everyone has go through the books. Everybody has read the same books which we have set up in the table. But the problem is that nobody has critical reading of those texts. And the second thing is, many of the people, I ask my friends and who has get less score, and I also ask them some of my friends who joined in BH and other Pondicherry University, why they are failure and what the most difficult part. They said that we are unable to make the notes in last minute, so we are unable to revise the thing. So even though the MCQs are looking like similar, but we are unable to put the answer. So my humble request to those aspirants, those who are preparing for this year CUET, we have still 3 months of time. While reading these books which we have showing, please, first one is a critical reading of these texts. Yeah. We will show you. Don't And second one is, please make a notes of it while putting in play. When you read first chapter or second chapter, if any of these books, well, make note important points, make a pie charts or bar graphs, whatever you want. Make a smart notes first thing. And second thing, the most difficult second thing is, everybody has read the things, that means read the book and read the chapters, then go to the next book or next chapter. But after reading every chapter, for example, you are taking the ancient India, for example, you read Vedic period or Indus Valley civilization. After reading this book, first you go through this is the UG's net this is UG's net paper 2 book, which this book has, which I mean a publication. This is Arihant publications. So you can refer for quick revision. Not for revision. For this book has very detailed explanation. This book. What is the main advantage of this book? Means that, for example, let's see. After Vedic period, they have given 100 bits. After every chapter, so here how much subject you have doesn't matter. Here, those who are reading after your first chapter or second chapter or one book, another book, after reading one book or make a notes of it, after making notes, please go through this book and practice every topic wise questions. So it helps me very lot. But those who miss doing this, they are still in Pondicherry or somewhere universities. Please, or at home. Yeah, some may be at home also. So please read the text critically. So let me just summarize 2-3 points what I got from here. First is note important is very important. Making note is very important. So you must make note. आपको note जरूर से जरूर बनना चाहिए. And once you read, I mean one book, please cover it entire syllabus from one book, then jump to the another book. Not this bit portion from this, few portion from that book. And after doing this, you must practice questions from this book, chapter wise. So this is the key factors that Mahesh noted. And one more 2 points. Sure. And 2 more points I want to add on this. You don't read every chapter in these prescribed tests, because, for example, if you take Upinder Singh, for example, this is where she has write about 100 pages about prehistory, but which says there is no use in the CUET. Yes. So because there is no bits come from prehistory. What about the syllabus? I mean, is it defined or they are? No. They are asking within premises of within the limits of syllabus only. But history syllabus is like very vast. So my suggestion to the aspirant is, please don't read every chapter of these prescribed books. Be selective. How this selection come from? Go through the syllabus. And mark which chapters you need to read, and go through the previous question papers. You may get from which chapters in particularly they are asking. For example, I will give, because this strategy is very helpful for me, because, for example, when I am reading the for example, in Mughals, for example, I am reading the Mughals. I don't read all the because Satish Chandra, which has written 2 volumes, one is on Delhi Sultanates, another one is Mughals. I don't read all the book Mughals book. I read only selected things. For example, in Akbar, if any bits come from Akbar, I read only Akbar religious policy and Akbar's Ibadat Khana and Akbar's relations with the Rajputs, because the bits are coming from only that area. They are and in some painters,
painters patronized by the Mughals. So in CUT also they are asking questions very selectively in selective areas. So why you are wasting? Because you have very less time, 3 months of time. No, the wars and all the events yeah, related that to Akbar. Bhaiya said na that we no need to read every aspect of Mughals. We no need to read every aspect of Delhi Sultanates. When we go through the previous question papers, we get the idea from which chapters we need to within the chapter which areas we need to special focus, because some portion maybe we may skip, because there may be chance of skip also. So these are my few suggestions for those aspirants who are seriously preparing for CUT this year. So he actually mentioned very important points. Now we'll go to the Tushar. Tushar will basically tell कि while preparing itself, what I found, as I am the expert of economics, so I can tell, a syllabus is not 100% shielded. If you cover syllabus, you cannot sure कि I will get the maximum marks. Many questions are also asked beyond syllabus, but definitely from the books. So we'll try to cover, as he suggested, कि you are not supposed to be like blind follower of any book covering from first paper to last paper, everything you are not supposed to follow. Like he suggested about Mughals, so you see what are the administrative changes he brought, what were the main socio-religious impact he created during his tenure. So these things you should take care of it. Now coming to, अब हम तुषार से यह बेसिकली जानना चाहेंगे कि वी हैव हियर लाइक 7-8 बुक्स. इफ़ यू हैड टू प्रायोरिटाइज विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट समवन हैज़ टू फॉलो, यू कैन टेक इट एज ए कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, कि कम समय में अधिक मार्क्स लाने का जो हमारे पास वो तरीका, बिकॉज हार्डली वी हैव लेफ्ट विथ 2 to 3 months, so we have to be also very selective. तो तुषार will be just telling कि what he did during his time, how he scored nearly 240 marks in the entrance examination, and what would be his priority of all these books. जैसे कि महेश ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं अलग अलग किताबों के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में से कैसे हमें बुक्स में से सिलेबस चॉक आउट करके कैसे उसे पढ़ना है. और रही बात कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स बटोरने की, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की, तो जो कुछ बुक्स मैंने अपने टाइम में फॉलो किए थे उनमें से एक है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम की बुक से आप सभी वाकिफ़ हैं. Yes, all UPSC and PCS aspirant knows this book. बिल्कुल. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एकदम ये. तो जब मैं अपना CUT के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं बस इस पूरे बुक को चाट गया था. मतलब बिल्कुल आपको ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है. मतलब पहले चैप्टर से लेकर के जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस तक की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्रिस्प फैक्ट इसमें दिए हुए हैं. डायरेक्ट आप इससे नोट्स बना सकते हैं. आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है. उसमें ऑलरेडी नोट्स ही बना हुआ है, समझिए. इसके बैकग्राउंड में बस. काफ़ी स्टफ्स आते हैं. तो आपके पास अगर टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आप ज़्यादा सिलेबस कवर करें मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेशली, तो आप इस बुक के थ्रू जा सकते हैं. अदरवाइज़ आप ये बुक है विपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो आप पढ़ सकते हैं. एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. और उपिंदर सिंह मैं कहूँगा मोर देन इनफ है एनिशेंट इंडिया को कवर करने के लिए. बिकॉज उपिंदर सिंह का जो राइटिंग है वो ऐसा है, उनका जो राइटिंग है वो ऐसा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी बुक्स हैं, आर्य शर्मा हो गया, ये रणबीर चक्रवर्ती हो गया, और भी जितने इंडियन एनिशेंट हिस्ट्री के जो प्रेस्टीजियस जितने भी हमारे ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब का जो काम है उसको कंपाइल किया हुआ है एक हिसाब से उपिंदर सिंह के बुक में. तो आप अगर उपिंदर सिंह बहुत अच्छे से रीडिंग लगा लेते हैं, एक बार थॉरो रीडिंग लगा लेते हैं, तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी एनिशेंट इंडिया के लिए. और एक किताब जो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा, अगर आपके पास समय है तो आप ये रणबीर चक्रवर्ती की किताब पढ़ सकते हैं. बताना चाहूँगा कि रणबीर चक्रवर्ती अभी पिछले ही हफ्ते हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं एनिशेंट इंडिया के, और JNU के वो फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं. तो ये बहुत एक अच्छी किताब है जो आप एनिशेंट इंडिया के लिए पढ़ सकते हैं. और मिडिवल इंडिया के लिए ऑलरेडी महेश ने आपको सतीश चंद्र के, आप सभी जानते होंगे सतीश चंद्र के बारे में, जितने गूगल काफ़ी अच्छे से बता देती है. बिल्कुल. व्हाट आई मीन तुषार आई और ही कैन नॉट एक्सप्लेन, गूगल बाबा विल टेल यू. बट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप ये ना समझें कि बहुत बुकिश क्वेश्चन पूछेगा, एकदम जैसे दिया है वैसे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ देगा. आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार हमें प्रिपेयर करना है. क्योंकि पिछले साल आप कंपेयर करके देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा उसका लेवल बहुत ईजी है. जब आप आज आप प्रिपेयर करें तो आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ईजी लगेगा. बट क्योंकि पिछली बार CUT पहली बार एग्ज़ाम कर रहा था, और अब जो है एक्सपीरियंस हो गया है, अब DU भी शामिल हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है, तो उनका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो थोड़ा होने वाला है, अच्छे लेवल का होने वाला है. तो आपको वो चीज़ माइंड में रख के प्रिपेयर करना है कि आपको ये नहीं कि जो बेसिक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है हिस्ट्री के, बस वो पढ़ लिए तो हाँ लूसेंट पढ़ लिए तो काम चल गया, वो नहीं. आपको जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा
फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना पड़ेगा उसके बाद ही। और एक मिडिवलिस्ट के लिए सतीश चंद्र के अलावा एक बुक है, ये हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, वी.डी. महाजन की। ये एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव ऑलराउंडर किताब है मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जिसमें प्री मिडिवल इंडिया से लेकर के पूरा डिक्लाइन ऑफ मुगल सल्तनत दिया हुआ है। तो आप, अगर ये आपके पास ये बुक है या आपके पास इसकी PDF है, तो ज़रूर आप इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इस किताब में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे चैप्टर के एंड्स में। तो ये बुक भी आप ज़रूर रिफ़र करें। अगर आपके पास सतीश चंद्र ना हो तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, वी.डी. महाजन की Medieval India of India. So, Tushar, one more important thing I would like to ask. Can you just tell what are the major 5-6 themes from where question is asked? From I being from non-history background, I can decipher कि question would be based on ancient, medieval, modern. Like we have also this world history. So what are the different themes on which question is asked? And what about the weightage? I mean, सबसे ज़्यादा question किस topic से पूछे जाते हैं so that people could part their time accordingly? जैसे कि मैं मॉडर्न इंडिया के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक झुकाव मॉडर्न इंडिया के लिए है। तो मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। और मॉडर्न इंडिया में जो बहुत 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थीम होता है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसको आप छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो है वो थीम है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1857 का जो पहला जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट कह लें या फिर 1857 का रिवोल्ट क्रांति बोलें, वहाँ से लेकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारत की आज़ादी तक उस थीम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे गए थे मॉडर्न इंडिया से। और मिडिवल इंडिया से आपको मुगल्स को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन से उनका जो पॉलिटी था, मुगल पॉलिटी हो गया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मुगल जो कल्चर है, मुगल जो आर्किटेक्चर है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी इन्हीं सारे 4-5 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनके पॉलिटी पे, उनका जो इकॉनमिक पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। मिडिवल अगर आप इंडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर एक रूलर का, हर एक एरा का, हर एक सल्तनत का, मतलब सल्तनत के हर एक जो इंपॉर्टेंट जितने भी किंग्स हैं या फिर मुगल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, उनके इकॉनमिक पॉलिसी को, उनके आर्ट एंड कल्चर को, उनके आर्किटेक्चर को, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। नॉट टू मेंशन एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनकी पीरियड की। और एनिशिएंट इंडिया का महेश बताएंगे। तो थैंक यू तुषार, आपने काफ़ी डिटेल से बताया एंड द वे ही हैज़ कवर्ड दिस इज़ वेरी एक्चुअली ग्रेट वे. ही हैज़ डिवाइडेड द टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स and now Mahesh will be basically telling two things ki what are the weightages in the exam. Like we have this one more book we had, world history. Like world history भी है, तो क्या world history many people have headache, या यार world history क्यों पढ़ूँ, so much facts and we are not aware since childhood. Most of the people have no idea of world history. So once we start reading first time तो it creates problem. तो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या नहीं? व्हाट आर द वेटेजेस, व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच फॉर एंशिएंट एज ही डिस्कस्ड अबाउट मेडाइवल एज वेल एज मॉडर्न. तो महेश विल गिव देयर ओन आइडिया अबाउट द वेटेज एंड द एंशिएंट हिस्ट्री. First, coming to the world history, when we were writing CUET, there is no question asked from world history. अच्छा, this year not अच्छा. But in syllabus in syllabus it is there. But be careful. And even when we look at the syllabus, they starts with the modern world history, not the ancient and medieval. Even within modern world history, they very selective. They mentioned about American Revolution, French Revolution, and Glorious Revolution, and next coming to the World War I, World War II, and establishment of nation state. So these are very few selective topics they are mentioned in the syllabus, but no question is asked. But as Tushar mentioned that in this year the CUET has also include DU, so there may be chances for world history also. So one should go through with the world history. For world history, I would suggest that a very precise material, Vision IAS material is best enough. But if you want to go through for World War I, World War II, this book very clear, because there are many questions come from in HCU or before Norman Lowy. Modern world history is very good book. Not every chapter you know it. You just cover the things of UNO and League of Nations and World War I, World War II. Only these four syllabus portion you need to cover. For if you don't want to read this book, you go through the Vision IAS material which can available in internet. You can download it. And so this is the part of world history. Coming to the ancient. So one should more focus on the few common things. First is the literature. We have the Buddhist literature and Jataka literature and Jainism literature and Brahmana Vedic corpus literature. So
there may be a chance of asking of books and authors. So because every time, for example, give the examples of Raja Tarangini, who wrote the book Raja Tarangini, Kalhana, yes, Bhaiya said, it's very yes, every time this bit is asking, and it's not, and next time they may be asked the what this book deals with. Theme of the book. Theme of the book. So and who wrote the Harsha Charitra. So and there's a who wrote the Anguttaraniyaka. There is a book called Mudra Rakshas. Mudra Saraksham. Which Vishaka talks about, I mean, modern era, but it was written in Gupta era. Yeah, and it also talks about the what is the theme of that Mudra Sarakshasam. So one must, while reading the ancient India, first you must note down the things of books and authors and what that books deals about. And second point, when I reading the ancient Indian history, everyone should make a notes of it that every ruler has issued some inscriptions, some coins, some so, and he built some constructions. For example, in last year's seat they asked who built the Kailashnath temple, Krishna too, and who built the that called there are many temples are there in for example in sea coastal areas where there is a just one second. So many temples, some caves, and some caves architecture, and Badami caves, and we have many cave architecture and temple architecture. So while reading ancient India, everyone must focus on the temples and constructions. Who was the builder of that construction? What is the style of it? Is in Dravidian style or Nagara style? Yes, Bhaiya said. Yeah, or Vesara style. Yeah, very important, because they are looking at very precisely. There is no more direct questions. Are asking, and we have inscriptions very. While reading the Mauryan period especially, everyone must more focus on Ashoka. Ashoka has issued the pillar inscription, and Ashoka has issued rock edict inscription, and Ashoka Dhamma policy, his religious policy is very important, and the Mauryans administration, very centralized administration. So from ancient India last year, there are more questions come from Ashoka and Ashoka's religious policy and inscription, everything, and stupas and Sanchi stupa, Sarnath stupa. So and when coming to the Gupta's period, so we have the Navaratnas where the Chandragupta Maurya period. So what are their contributions of these Navaratras and their role, and also when coming to the post Mauryans and post Guptas, and post Guptas is not important, but post Mauryans, when coming to we need to look at the Indo Greeks, Gandopernis and many, and chronologies, chronology also asking, as Bhaiya mentioned that the chronology, they give the rulers of first one Mauryas and next Indo Greeks and next Guptas, and they make arrange of chronology. So this type of questions also coming in CUET, and coming to the Sangam literature is also very important, which in Tamil Nadu region, the Sangam literature is also very important. So while looking at the ancient Indian history, so everyone look at inscription, books, authors, and the themes of those books, and every ruler has some epithets, some titles. So who is called Gajabetakara, last year they asked in CUET, and previous also. So everyone must look at their epithets also. So when we look at the ancient, these things should be your mind, and go through the ancient Indian books. So I am really very thankful. I don't think this much detailed analysis you will ever get even on YouTube. Or the important thing is that I think so far we have discussed so many things. The video is almost 20 minutes. Now we'll be concluding in just 2 minutes. Here we'll be just talking about the cutoff. What should be the safe score? Taking 22 as a benchmark, because this is the first time in batch. 23 will be definitely little bit tough, because DU is also there, people are aware, and so many coaching classes also started, people putting more effort to get into the good institute. So definitely there is very good and tough competition, so prepare yourself. और यहाँ पे क्या अब हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, व्हाट शुड बी द कट ऑफ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, नियरली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अप्रॉक्स, बट नियरली कट ऑफ व्हाट वाज देयर फॉर, इफ यू रिमेंबर फॉर JNU इट्स ओके, एटलीस्ट इफ यू रिमेंबर फॉर HCU, तो प्लीज टेल टू आवर फ्रेंड्स, तुषार एंड महेश विल टेल, एंड एट द एंड ऑफ वीडियो देन विल ऑल्सो टेक द आइडिया कि क्या these people are enjoying in HCU classes or not, how is the campus life, and how is their going classes, are they really worthy to join it not. So Tushar, if you have any idea, please talk about cutoff. तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ को लेकर आपको ज़्यादा डरना नहीं है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कट ऑफ के लिए वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं. भैया को भी हमने पिछले साल काफ़ी परेशान किया कट ऑफ के लिए. स्वयं मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया. टाइम एग्जाम हो रही है, कोई कट ऑफ कैसे बता सकता? हाँ, कोई कट ऑफ बता नहीं सकता था. पहला बार CUET एग्ज़ाम हो रहा था, फिर भी भैया ने जो है हमें
ऑलमोस्ट जो है भैया ने काफ़ी सही तरीके से डील किया, इसको हमें सही से चीज़ें गाइड करी। और मैं तो भैया का, हम सब एक्चुअली ग्रेटफुल हैं भैया के लिए कि उन्होंने इतना ज़्यादा एम्पलीफाई किया है HCU को, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया है। तो जो है स्टूडेंट्स अब जानने लग गए हैं कि HCU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके हिडन ट्रेजर है। हाँ बिल्कुल एकदम हिडन ट्रेजर है। आपको एकदम आप खुशी से चौंकेंगे यहाँ आने के बाद, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूँ। वहाँ से आने के बाद अगर मैं यहाँ के खुश हूँ तो कोई बात तो है यहाँ पे। तो कमिंग बैक टू द कट ऑफ थिंग, कट ऑफ के लिए देखिए क्या होता है कि कट ऑफ जब रिलीज़ होता है, एक पहली बात तो ये कि जब कोई स्टूडेंट कट ऑफ के लिए मतलब जब फॉर्म डालता है जैसे, तो वो जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए डाल देता है। जो JNU में जिसका नाम आना होता है उसका नाम हैदराबाद में भी आता है। जैसे कुमार विशाल जो है हमारे बैच के टॉपर थे हमारे टाइम पे CUET एग्ज़ाम के, अब उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डाला था। उनके साथ साथ काफ़ी सारे जितने जो टॉप रैंक स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी डाला था। तो अगर आप उस हिसाब से डर लेके चलेंगे कि सब यहीं पे आ जाएंगे तो फिर वो डर बना ही रहेगा। बट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से, जो कि हमने अपने माइंड में नहीं रखी उस टाइम पे, आपको बहुत अच्छे से चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि सारे स्टूडेंट्स जो टॉप स्कोरर हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे BHU जाएंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं DU जाएंगे, क्योंकि DU भी इंक्लूड हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो हैं JNU भी जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर का क्योंकि DU शामिल नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा जो कट ऑफ जो स्टार्ट हुआ था जो सबसे जहाँ से पहला नाम आया था वो था 242 से 245 के बीच में स्टार्ट हुआ था। और जो है भले ही हमारा नाम जो है 36वें नंबर पे था लिस्ट पर, बट हमारा एडमिशन 5वें-6वें नंबर पे हुआ था। तो जो पहला कट ऑफ निकलता है जिसमें से अगर सपोज 28 बच्चे निकलने हैं तो उसको देख के आप डरिए मत। हमारे डिपार्टमेंट में कुल 65 सीट है, जो 65 सीट्स हैं जो एग्ज़ाम दिला के आएंगे। और जो यहाँ पहले से अंडर वो इंटीग्रेटेड हो तो अलग होता है, बट 65 सीट जो हैं और चांसेस हैं कि सीट बढ़ा भी सकते हैं। इस साल बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि बड़े लेवल पे इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जो है कट ऑफ के लिए ज़्यादा घबराएं ना। मैं तो कहूँगा कि आपका अगर 150 नंबर भी आता है, 150 से भी प्लस आता है, 150 प्लस भी आता है, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 400 आई वुड से आपका चांस है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे आएँ, अपना अटेंडेंस दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना एडमिशन कैंसिल करके कि बाद में वेटिंग लिस्ट में उनका नाम JNU में आता है, BHU में आता है, तो कई बार वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपका नाम आता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, अपना अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि आपका चांस बन सकता है। कैन यू जस्ट रिमेंबर व्हाट वाज द लास्ट पर्सन इन द जनरल कैटेगरी हु गॉट एडमिशन एंड नियर मार्क्स? विल इट बी 220 अप्रॉक्स? 220 से भी नीचे था। हाँ बिल्कुल हाँ, नियरली 200 के आसपास। 200 जनरल के लिए, हाँ ओपन कैटेगरी के लिए 200 सेफ जो है। और गर्ल्स में तो आप देखेंगे कि 192 185 यहाँ तक गया है जो है जनरल कट ऑफ में। तो ऐसे ही है 200 आप एकदम सेफ स्कोर मानिए। 200 प्लस इज वेरी सेफ स्कोर। हाँ, कीपिंग इन माइंड द कंपटीशन विल हैव दिस ईयर, आप 200 बिल्कुल एकदम सेफ माने। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि अब चलो आप 200 का आपको ऑप्शन दे दिया तो आप एकदम कंप्लीसेंट हो जाएं कि चलो कम से कम मैं 200 के लिए पढ़ाई कर देता हूँ। याद रखिए हमेशा आपको बेटर चीज़ों के लिए स्ट्राइव करना है, आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ये तो हमारा एक प्रेडिक्शन है, हम कुछ कह नहीं सकते इस साल, क्योंकि कंपटीशन इस साल बहुत ज़्यादा होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद को चूज़ करेंगे अगले डिफरेंट स्ट्रीम में अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को हमें अपने दिमाग में ध्यान रख के चलना है। So if you remember Mahesh, as he told, if you are scoring 200 above for general category, it's safe score. What about if you can recollect about ST, SC, OBC and all, especially for HCU? Just a random guess if you could recollect. Yeah. I recollect with one of my friend. He belongs EWS category. He get 175, but he get admission in EWS category. For OBC also 160 I think, because I met my friends 160 to 170 I think, I forgot then. But for OBC and EW it will be same. So OBC and same 170 is the safe score for OBC and EWS. And coming to the SC STs, as per my remembers, it goes to the 130 or 140 as per my remember for SC ST. So this is for. तो यह कट ऑफ हो गया, हमने सारे बुक लिस्ट भी देख लिए। ये देखिए सारे बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बुक हैं। हाँ श्योर, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एंड दिस बुक एज ही सजेस्टेड कि नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड्स के लिए है, काफ़ी क्विक रिवीजन है। पूनम दलाल दहिया मैम का है, ये UPSC भी क्रैक कर चुकी हैं।
तो कट ऑफ की बात कर ली हमने, बुक्स की भी बात कर ली, और यहाँ पर HCU का क्या माहौल है उसकी भी हमने बात कर ली. Mahesh will add some few points and after that we'll just conclude in 2 minutes ki how you feel this department is and what are the different scope and courses the department is offering. कि masters में कितना कुछ यहाँ हो रहा है, what are the things that you are doing in the masters especially in history. So if you want to add any new things, please add. Thank you, Bhaiya, for giving extra time. Yeah, I want to give few points with regarding preparation. So if you read all these books and after this practicing previous question paper chapter wise, it does this is not enough to get the admission CUET either JNU or HCU. You need to do some extra work which extraordinary with other ordinary aspirants, then you will land it in JNU or HCU. What is that means? First you practice the all previous question papers, HCU, JNU, JAMIA, BHU, because I done in 1 month before I stopped reading everything. Really, because I am telling my experience, because Bhaiya said my experience, I am telling, I stopped reading everything. I just downloaded all JNU, BHU, HCU, CU set. This in previous CU set is there, and Pondicherry and Jamia and DU. I downloaded every previous question paper of last 10 years and I practice every previous question paper. Here the practice in previous question paper means somebody think that it is just first question A, second question B. Everyone has looked at these things as a practice in previous question paper, just remembering the facts. It is not like that. You need to go how you need to practice the previous. For example, I will give one example. Who introduced the Raitwari system in India? For example, this question may be asked. Thomas, there is options of Thomas Munro, Lord Wellesley, and Mackenzie. Something. There 4 options are there. Then you just how to operate with this MCQ is first you need to Google it. Who is the who introduced the Raitwari system? Okay, Thomas Munro, you know this, and you will search more on Thomas Munro. Apart from Raitwari system, what he has done, and after this, you need to more work on what is meant by Raitwari system. This is the next maybe the question may become what is the percentage we need to pay under Raitwari system. This question may become next year, and also we need to look at the all land tenures. Apart from Raitwari, there is a Jamindari system, there is a Mahalwari system which also introduced by the Britishers. So when we look at the MCQs, please go through the MCQ to concept. Then it is the ideal way of solving MCQs. Because everyone has just doing first just introduce the right one, Thomas Munro, but left. But next time the question may become what is the percentage of tax we need to pay on Raitwari system. They may ask Mahalwari system. So my suggestion to aspirant is please go through this ideal way of doing MCQ to concept. Then you will get the more benefit things. This is the one point, and one more point is mark, because time management is very important. So for time management, you do number of marks. Then where you get mock test. So I have note down some few important websites for you, those who really want to practice the mock test. There is a textbook app you can download in I will also add picture to the video. Yeah. And you can check it out. Textbook app, and there is a toppers.com and GK Today, Grade Up app. What is the advantage of this? These means these apps is that they will provide the mark test, and apart from every MCQ they will give some explanation for every option. For every option there is some sort of explanation. You may for one MCQ you may get 4 to 5 concepts, so it will help you in preparation very lot. And as Bhaiya said that, so these books for those who are preparing for non-sciences, those who are preparing for for those who are coming from non-history background, this book helps a very lot. This ancient and medieval India, Poonam Dalal Dahya, and for modern, this book enough. So I prefer those who are non-history aspirant preparing for CUT, Modern India by Spectrum, and second one is the ancient and medieval India. So please go through it. And once again I thank you Navneet Bhaiya for giving me this opportunity. Thank you. So Mahesh, really great insight you put here, and we all are thankful. We'll wrap it up with the Tushar talk. Tushar will add something new, please. हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ये कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप हिस्ट्री परस्यू करेंगे. हिस्ट्री परस्यू करने के लिए HCU जो है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है. जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ के टीचर से मिलेंगे, यहाँ का आप जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपका
ताल्लुकात होगा तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ जो डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का वो बहुत ही अच्छा है। मतलब किसी भी बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी कम नहीं है। बिल्कुल हमारे प्रोफेसर बहुत वेल लर्नड हैं, फ़ॉरेन से सब ने पढ़ाई की हुई है, सब JNU के फॉर्मर स्टूडेंट्स रहे हैं या स्कॉलर्स रहे हैं। तो आप जब यहाँ आएंगे तो हिस्ट्री एज ए डिपार्टमेंट आप बहुत अच्छा पाएंगे यहाँ पे। और इट्स नॉट जस्ट एनी यूनिवर्सिटी जहाँ आप हिस्ट्री का पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करने के लिए, हिस्ट्री के फील्ड में आगे जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। तो गए चलिए, काफ़ी मज़ा आया होगा। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो वुड बी लिटिल लॉन्गर, ऑलमोस्ट 35-36 मिनट, बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू वुड हैव वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डेफिनेटली आपके कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा, क्योंकि आपने कट ऑफ की बात करी, क्या क्या बुक्स पढ़ें, क्या क्या टॉपिक्स को फोकस करें, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रोसीड, एंड व्हाट आर द स्कोप आफ्टर कमिंग इनटू HCU, एंड व्हाई HCU, इफ़ यू डोंट गेट DU JNU, then why HCU should be your next best target. So all these things we have discussed. So I request you, people who is looking for admission into CUET, you please share this video among your friends. You may not be, needing, but definitely your friends, your peers, your girlfriends, your boyfriends, your cousins, so many things, definitely. So you should definitely share, क्योंकि in the era of digital education we found so many things, but we need a correct guidance. Or until unless you get a correct guidance, you are reading this book, you are reading that book, you are following that, so many coaching classes are also running, and at the end you don't get nothing. So thank you, like Professor Mahesh and Professor Tushar, who really acted like this much deep talk. So we wish you all the best, guys, and if possible please share video to your friends so that they could also get ideas how to crack the exam and how to they can join HCU, and hope we'll meet these people. So make a target कि next year आपको HCU आना है in 23, and tag Tushar and Mahesh in your Insta story. So thank you Tushar, thank you for coming. Bye bye guys, see you soon in the next video. Bye bye. Bye.